नमस्कार, मैं सुमित ओझा सर आज आपके समक्ष बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर उपस्थित हुआ। जैसा कि आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, बीटेट और बिहार में आयोजित होने वाले एस्टेट परीक्षा की तैयारी अपने पटना स्थित कोचिंग सेंटर सुमित ओझा स्टडी सेंटर के तहत कराते आया हूं। आज तक सन 2011 से लेकर आज तक जो भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार में बीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं या एस्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें हज़ारों की संख्या में मैं स्टूडेंट को पढ़ाया हूं, तैयारी कराया हूं और हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट मेरे यहाँ से पढ़कर सफल भी हुए हैं और हज़ारों की संख्या में सफल मेरे स्टूडेंट नियोजित शिक्षक के रूप में अभी बिहार सरकार में बिहार शिक्षक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि जो पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने के बाद शिक्षक की नियोजन हो जाती थी, उसमें एक और कड़ी जोड़ दी गई है और वह है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली परीक्षा। तो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली परीक्षा की बात की जा रही है, शिक्षक की बहाली की बात की जा रही है, न कि बीपीएससी एग्ज़ाम। आपको देखिए, समझने वाली बात है, बीपीएससी बिहार लोक सेवा एक आयोग है जो एग्ज़ाम कराती है। तो जब इस बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा की एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कही जाएगी, तो उसको वह उस लेवल से प्रश्न रखेंगे और उस लेवल से उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे। लेकिन वहीं बिहार लोक सेवा आयोग जब शिक्षक भर्ती परीक्षा कराएगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रश्न के लेवल और एग्ज़ाम लेने के तरीके और बहुत सारी चीज़ बदल जाएंगे। वह तो बिहार लोक सेवा एक आयोग है, उसे एग्ज़ाम कराना है, तो उसका मतलब यह नहीं कि बिहार लोक सेवा आयोग अब शिक्षक की परीक्षा लेगी तो वहीं बीपीएससी वाली परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। नहीं, बीपीएससी जो बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा लेती है उसका अलग नेचर है, लेकिन वहीं बीपीएससी जब शिक्षक की परीक्षा लेगी तो उसका अलग नेचर होगा। तो सबसे पहले तो बीपीएससी वाला एग्ज़ाम समझ के इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वहीं स्टूडेंट सफल होंगे जो सीटेट में सफल हो चुके हैं, बीटेट में सफल हो चुके हैं या एस्टेट में सफल हो चुके हैं। बस थोड़ी सी उनको सही दिशा में तैयारी करने की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यह एग्ज़ाम जो सामने आ गया है कि अब जो है एक और एग्ज़ाम आप पास करेंगे, उसके बाद शिक्षक हो सकेंगे, तो ये तो नए शिक्षकों के लिए, जो नई भर्ती जिनको होनी है उनके लिए तो है ही, साथ ही साथ जो हज़ारों की संख्या में पूर्व नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ भी यह शर्त लागू है कि यदि उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, पे स्केल चाहिए या ट्रांसफर या अन्य संबंधित राज्यकर्मी संबंधित सुविधा चाहिए, तो उनको भी इस एग्ज़ाम को पास करना होगा। तो कहने का मतलब यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको हम लोग बिहार शिक्षक बहाली, बीपीएससी शिक्षक बहाली के रूप में कहेंगे या बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा कहेंगे। तो इस परीक्षा को सभी शिक्षकों को देना है, चाहे वे पहले से शिक्षक हैं और या जो अभी वर्तमान में शिक्षक के लिए प्रयासरत हैं, सबको इस एग्ज़ाम को पास करना है। इस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ बातों को मैं क्लियर करूंगा, खास तौर पे सिलेबस। चूँकि अभी सिलेबस बीपीएससी बना रही है, सिलेबस जो है रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी करने के लिए लोग जो है तरह तरह की कयास लगा रहे हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और जो अदर कंपटीशन के तैयारी कराने वाले लोग हैं वे भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ आके अपना विचार रख रहे हैं, बात रख रहे हैं। तो देखिए, मैं या कोई भी आदमी अभी कुछ भी सिलेबस के बारे में बताता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अनुमानित है। अभी कोई नहीं कह सकता कि 100% यही सिलेबस है, चूँकि अभी सिलेबस बीपीएससी बना रही है और वो सिलेबस सबके सामने रिलीज़ होगा तो फिर उस पर हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में चूँकि तैयारी शुरू करनी है और इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग चूँकि पहले से जानते हैं का मतलब यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा तो मैं बहुत पहले से ही पढ़ा रहा हूँ और पेडागोजिकल या अन्य चीज़ें हैं जिनके बारे में या शिक्षक में पूछे जाने वाले साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस, मैथ और पेडागोजी, ऑल पेडागोजी, इन सभी की जानकारी मुझे पहले से भी है, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, लगातार प्रैक्टिस में हूँ। तो यह सब जानकारी होने के बावजूद एक सबसे बड़ी जानकारी इस एग्ज़ाम के बारे में यह मुझे है कि आज से लगभग एक वर्ष पूर्व बीपीएससी के द्वारा ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का निकला था वैकेंसी।
तो उसमें प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक दोनों के लिए बीपीएससी ने ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, सिलेबस दिया था और उस एग्ज़ाम को बैच भी हम बनाए और हम पढ़ाए भी। प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम तो हो गया, रिजल्ट भी आउट हो गया, लेकिन प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम किसी कारण से रुक गया है, जो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बैच को हमने पढ़ाया है। प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी कंडक्ट किया था, उस एग्ज़ाम में बहुत कम रिजल्ट हुआ था। बहुत ही कम रिजल्ट हुआ था पूरे बिहार में, लेकिन मैंने एक छोटा सा बैच पढ़ाया और मेरे बैच के अधिकतम स्टूडेंट जो है उसमें सफल भी हुए थे। तो उसमें वही लोग फॉर्म भर सकते थे जिनका 10 साल की सेवा थी या पुराने टीचर थे, तो वैसे स्टूडेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो छोटा ही बैच बना था। लेकिन उस छोटे बैच में से मेरे अधिकतर लोग सफल हुए हैं जो प्रधानाध्यापक अभी बन चुके हैं। तो मैं उस एग्ज़ाम को पढ़ा चुका हूँ और वह भी शिक्षक का ही एग्ज़ाम था और उसको भी बीपीएससी ने ही लिया था। तो मुझे एक अनुमान है कि बीपीएससी क्या पूछ सकता है शिक्षक के एग्ज़ाम में। तो मैं उसी अनुमान और उसी अपने अनुभव के आधार पर इससे संबंधित जो सिलेबस है वह लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म निकलेगा तो बहुत कम समय मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। तो अभी से जो तैयारी में लग जाएगा वहीं इसको अच्छे से निकाल लेगा। लेकिन यह मैं ज़रूर कहूँगा कि यह एग्ज़ाम जो आप बीपीएससी की एग्ज़ाम समझ रहे हैं और डर रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बीपीएससी क्या है, बिहार लोक सेवा एक आयोग है, वह एक एग्ज़ाम लेती है। तो उसको अगर कभी जब प्रशासनिक सेवा के लिए एग्ज़ाम लेने के लिए कहा जाता है तो उसका लेवल उस हिसाब से वो रखेगा, और जब वहीं बीपीएससी शिक्षक का एग्ज़ाम लेने के लिए उसको कहा जाएगा तो उसको तो एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, तो फिर शिक्षक के तरीके से वो लेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक के तरीके से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा। इसको बीपीएससी समझ के आप कभी नहीं कीजिएगा। बीपीएससी और जो ट्रेडिशनल है बिहार प्रशासनिक सेवा, अगर उस रूप में इसको तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आप अपनी सही दिशा से भटक रहे हैं। इसमें चूँकि बिहार लोक सेवा आयोग प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए सिलेबस दिया था, उस सिलेबस को हमने पढ़ाया भी है। तो उस अनुभव के आधार पर जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं एक अनुमानित सिलेबस जो ये बीपीएससी शिक्षक बहाली जो अभी वर्तमान में होने जा रही है, इसके लिए एक अनुमानित सिलेबस लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें और उस सिलेबस को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम जैसे न्यूज़पेपर में भी तरह तरह के न्यूज़ आ रहे हैं। किसी न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो अभी कोई भी न्यूज़पेपर भी यदि कह दे रहा है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो वह बिल्कुल सही नहीं मानना है, क्योंकि अभी बीपीएससी सिलेबस बना ही रही है और सिलेबस बनने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, चूँकि बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम ले रखा है और उसको हम लोगों ने पढ़ाया भी है, बीपीएससी ने उस समय अपना सिलेबस दिया था, तो उस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 100 नंबर नहीं 150 नंबर का एग्ज़ाम होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। 150 नंबर का एग्ज़ाम, तो 150 नंबर का यह एग्ज़ाम होगा। तो इसमें सामान्य अध्ययन से 75 अंक के प्रश्न रहेंगे और जो पेडागोजी है, अध्यापन कला है, उससे 75 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के 150 नंबर के प्रश्न पत्र रहेंगे, जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो इस 150 नंबर में जो 75 नंबर पेडागोजी है, यह पेडागोजी जो आपके डीएलएड विषय हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और आपके जो बीएड विषय हैं, बैचलर इन एजुकेशन, तो उसके सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा। और 75 नंबर जो सामान्य अध्ययन है, तो उस सामान्य अध्ययन में सामान्य जो सोशल साइंस के प्रश्न होते हैं वे भी रहेंगे, उसमें विज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे और उसमें मैथ भी रहेंगे, उसमें रीजनिंग भी रहेंगे, यह सब मिले जुले रहेंगे। तो इस सिलेबस को चैप्टर वाइज यूनिट के हिसाब से मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि बीपीएससी भी जब अपना सिलेबस रिलीज करेगा तो आपको इससे मिलता जुलता ही सिलेबस आपको देखने को सामने आएगा। तो मैं आज उस सिलेबस को यहाँ पे विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस रूप में आप तैयारी करेंगे तो सही दिशा में तैयारी करेंगे। अगर आप थोड़ा भी दिग्भ्रमित हो गए, आपको तैयारी कुछ करना है और कुछ तैयारी करने लगे किसी के बात में आके, या इसको बिहार लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम समझ के, बीपीएससी समझ के, जो ट्रेडिशनल है उस तरह से तैयारी करने लगे, तो बिल्कुल आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। आप वही स्टूडेंट हैं जो सीटेट पास किए हैं, बीटेट पास किए हैं, एस्टेट पास किए हैं, उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम है और उनके हिसाब से यह एग्ज़ाम होगी।
यानी आपका जो तरीका था वहाँ सीटेट बीटेट एस्टेट में पढ़ने का वही तरीका काम आएगा। बस थोड़ा सा इसमें कुछ पैटर्न चेंज रहेगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो निश्चित तौर पे कुछ चेंज रहेगा। तो उसमें हम सबसे पहले 75 नंबर जो पेडागोजी से अध्यापन कला से क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं डिस्कस करूँगा। अगर हम लोग यूनिट में बांट के समझने का प्रयास करें तो शायद और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो अगर हम यूनिट 1 में रखते हैं कुछ चैप्टर्स जो बेसिक होते हैं, जो डीएलएड के और बीएड के चैप्टर्स, उनको हम रखना चाहेंगे। और क्योंकि बीपीएससी इसके पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा में भी इसको रखा था, और वे सब बहुत ही जो है बेसिक चैप्टर्स हैं जो पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो मेरा भी अनुमान है कि वो ये सब चैप्टर जरूर रहेंगे। तो उन चैप्टर्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यूनिट 1 में हम पहला चैप्टर कहना चाहेंगे कि चैप्टर रहेगा बच्चे तथा बचपन, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। बच्चे तथा बचपन के बारे में आप कोई भी जब डीएलएड कोर्स करते हैं या बीएड कोर्स करते हैं तो यह चैप्टर आपको वहीं से स्टार्टिंग से रहता है। तो यह एक चैप्टर रहेगा। उसके बाद रहेगा बाल अधिकारों का संदर्भ, यानी उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ रहेगा। फिर शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। फिर विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास इत्यादि रहेगा। ज्ञान की अवधारणा तथा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी रहेगा। तो इतने बेसिक चीज़ हैं जो यूनिट 1 में रहेगा पेडागोजी में। यूनिट 2 की यदि बात करें तो कुछ जो अच्छे विचारक हैं शिक्षा के क्षेत्र में जिनका योगदान है उनसे प्रश्न रहने की संभावना है, जैसे महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए। फिर गिज्जूभाई बधेका जिसको आप सीटेट कोर्स में भी पढ़े होंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इसको हम पढ़ाते हैं, जो मेरे स्टूडेंट रहे होंगे उनको याद आ रहा होगा। तो गिज्जूभाई बधेका जिन्होंने एक बुक लिखा था दीवा स्वप्न, तो शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए गिज्जूभाई से प्रश्न रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। और उनका अभी से हम बोल दे रहे हैं कि गिज्जूभाई बधेका ने जो दीवा स्वप्न पुस्तक लिखा है इस पर भी प्रश्न रहेगा कि दीवा स्वप्न पुस्तक किसने लिखा है, या गिज्जूभाई बधेका का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। चूँकि भारतीय शिक्षाविद हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन पर प्रश्न रहेगा ही रहेगा। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, शिक्षा, सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका को रेखांकित करते हुए, यह भी रहेगा। मरियम मोंटेसरी का आप लोग नाम सुने होंगे, जो यहाँ पे रहने की पूरी संभावना है प्राइमरी लेवल पे। मरियम मोंटेसरी प्लेवे मेथड में ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मरियम मोंटेसरी ग्रहणशील मल पुस्तक से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय, बच्चों के सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए ये सब प्रश्न रहेंगे। फिर ज्योतिबा फुले, हंटर आयोग जो 1982 की है, को दिया गया बयान, शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए ये सब प्रश्न इस पर रहेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, शैक्षिक लेख, बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रश्न रहेंगे। जे कृष्णमूर्ति, शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रश्न रहेंगे। फिर जॉन डीवी, शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख, शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हुए प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे आप चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ेंगे, तो वहाँ जॉन डीवी आपको मिलने हैं। जहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन में गिज्जूभाई मिल जाएंगे और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपको जॉन डीवी मिल जाएंगे, और यहाँ से प्रश्न रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। फिर इकाई आगे बढ़ेगा, अगली इकाई में क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होंगे, और मेरे हिसाब से यह तीसरा इकाई होनी चाहिए, यूनिट 3 होनी चाहिए। और इसमें पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविधाधार। देखिए, हम लोग सिलेबस और करिकुलम को प्राय एक अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। सिलेबस अलग है, करिकुलम अलग है, यानी पाठ्यचर्या अलग चीज़ है, पाठ्यक्रम अलग चीज़ है। तो इसको हम क्लास में काफ़ी डिटेल में बताते हैं। मेरे स्टूडेंट जो हैं वो जानते हैं, इस बात को पढ़े हुए हैं, जो सीटेट बीटेट स्टेट मुझसे पढ़े हुए हैं या वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं।
तो उनको पता है, तो इस चीज़ को भी इसमें रखेगा और इसको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, ये सब रहेगा। बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, यह रहेगा। बाल विकास, अवधारणा विकास के विविध आयाम प्रभावित करने वाले कारक। देखिए ये तो बेसिक चीज़ है कि सीटेट का भी यही पहला चैप्टर है, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। तो विकास की अवधारणा यानी कि विकास को बेहतर तरीके से समझना। विकास को बेहतर तरीके से समझने के लिए ही मनोवैज्ञानिक पूरे जीवन काल को अवस्था में बांट के अध्ययन करते हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्था, वयस्कावस्था सब बताया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शैशव, बाल्या और किशोरा का ही विशेष महत्व है, इनको विशेष रूप से पढ़ना है, तो ये बताया जाएगा। फिर विकास के विभिन्न आयाम यानी कि डायमेंशन, तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें आपको फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट आपको पढ़ने होंगे और इससे क्वेश्चन रहेंगे। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर होता है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छे से हम क्लास में पढ़ाते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ रहेगी। सृजनात्मकता एक चैप्टर रहेगा। क्रिएटिविटी निश्चित रूप से रहेगा। खेल के आशय, अवधारणा, विशेषता, बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व, यह रहेगा। व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम, इरिक्सन के सिद्धांत, इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा। इरिक्सन के मनोसामाजिक विकासात्मक सिद्धांत निश्चित रूप से रहेंगे। बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक पहलू, यानी कि जो बच्चे में इमोशन होते हैं, जो उनके इमोशनल डेवलपमेंट की बात होती है, वे सब क्वेश्चन में खूब अच्छे से रहेंगे। तो जब विकास के विभिन्न आयाम पढ़ेंगे तो उसमें तो वह सब आ ही जाएगा, वहाँ से प्रश्न रहेंगे। और जॉन बॉल्बी का सिद्धांत भी रहेगा यहाँ। और नैतिक विकास, नैतिक विकास देखिए जो प्रधानाध्यापक परीक्षा हो चुकी है तो उसमें प्रश्न नैतिक विकास से बहुत सारे प्रश्न दिए गए थे और वो भी एग्जाम बीपीएससी ही लिया था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो उसमें नैतिक विकास में कोहलबर्ग को हम लोग विशेष रूप से पढ़ते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक मोरल डेवलपमेंट से संबंधित 3 लेवल यानी 3 स्तर और हर स्तर के 2 अवस्था दिए हैं, उस पर प्रश्न रहेंगे और वे थोड़े से कठिन प्रश्न कहे जाते हैं, क्योंकि उसके कठिन है नहीं, समझने के लिए आसान है, उसके टर्म्स थोड़े से नाम कठिन है, जैसे रीत्यानुसार, रीत्यानुसार, पूर्व रीत्यानुसार, पश्चात, या रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत, पश्चात रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ के जाना होगा, नहीं तो इसमें आप फंस जाएंगे। फिर आपको अगला यूनिट चेंज होगा, यूनिट जो भी हो, अगर 3 यूनिट की बात हम लोग कर लिए हैं तो शायद ये चौथा यूनिट होगा। तो इसमें ईसीसी की आवश्यकता है उद्देश्य से आप लोग जो मूल्यांकन के बारे में पढ़े होंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो उससे भी प्रश्न रहेंगे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये सब भी प्रश्न रहेगा। और साथ में सिर्फ मूल्यांकन ही नहीं रहेगा, आकलन रहेगा। और अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन दोनों रहेगा। असेसमेंट आज के डेट में होता है, तो असेसमेंट पे क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको कक्षा में विकासोन्मुकुल, बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण रहेगा, यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे प्रश्न खूब रहेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो जिनको हम स्पेशल नीड चिल्ड्रन कहते हैं, वे बौद्धिक रूप से विशेष हो सकते हैं, सामाजिक रूप से विशेष हो सकते हैं, शारीरिक रूप से विशेष हो सकते हैं, अधिगम अक्षम हो सकते हैं। तो इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष रूप से आपको पढ़ लेना है। फिर चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो पेडागोजी का क्वेश्चन हो या फिर जीएस का क्वेश्चन हो। तो जैसे पेडागोजी में कैसे रहेगा बिहार के संदर्भ में, वो आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि प्रधान शिक्षक में बीपीएससी ने दिया था वहाँ से। तो वह है बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति, यानी प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल, ये इसको वर्तमान समय में जो ट्रेनिंग है उसमें सिलेबस और चैप्टर के रूप में रखा गया है। तो इस चीज़ को बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन पूछेगा, यानी बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति, इस पर प्रश्न जरूर रहेगा। राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियां एवं नवाचार, इनोवेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की क्या चैलेंजेज है, क्या चुनौतियां हैं
और उसमें आप क्या इनोवेशन कर रहे हैं, क्या नवाचार हैं, हमारे सरकारी स्तर पे क्या नवाचार हो रहे हैं, एनजीओज क्या कर रहे हैं, या एक शिक्षक के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी प्रश्न रहेंगे। राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की अपेक्षा, यानी अकादमिक और सामाजिक दोनों पे इस पे क्वेश्चन रहेगा कि राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की अपेक्षा, क्या अपेक्षा की जाती है, तो इसके बारे में भी प्रश्न रहेगा। अब फिर यूनिट आगे बढ़ेगा और एक नए तरह का पैटर्न आएगा क्वेश्चन में, और वह होगा इकाई 5 में, यानी यूनिट 5 में अगर हम लोग बात करते हैं तो वह रहेगा विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, अवधारणा, संरचना एवं घटकों की आलोचनात्मक समझ, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन, समावेशी शिक्षा के अनुकूल विद्यालय संगठन व प्रबंधन, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति, परंपरागत बाल केंद्रित लोकतांत्रिक सृजनात्मकता इत्यादि, ये सारे रहेंगे। पाठ्य सहगामी व शैक्षिक क्रियाएं यानी को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महत्व, योजना एवं क्रियान्वयन, गतिविधियां, कला, खेल इत्यादि से भी प्रश्न रहेंगे। विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पे प्रश्न रहेगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एंड असेसमेंट पे प्रश्न रहेंगे निश्चित तौर पे। तो उसके लिए प्रगति पत्रक जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है स्टूडेंट का, चूंकि आप एक टीचर के रूप में पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उस पर भी प्रश्न रखेगा। फिर आगे विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक प्रशासनिक सामूहिक शिक्षण शास्त्रीय परिवर्तनकारी, इन सब मुद्दों पर भी प्रश्न रहेंगे। फिर इकाई में हम आगे बढ़ेंगे, यूनिट में आगे बढ़ेंगे और आएगा यूनिट। तो इसमें कुछ जो संस्थाएं हैं जैसे प्रखंड संसाधन केंद्र, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, तो इन पर प्रश्न रहेगा। क्योंकि जब तक आपको जो शिक्षा से संबंधित प्रशासनिक ये सब चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं, इनकी ठीक से समझ नहीं होगी तब तक आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। और आपको तो सरकारी कर्मी का दर्जा देने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों को जरूर रखेगा। तो इसमें क्या रह सकता है, मेरा जो अनुमान है, और मेरा जो अनुमान है आप सिलेबस आएगा देख लीजिएगा, या प्रश्न पत्र जब बनेगा देख लीजिएगा। मेरे इस अनुमान से मैं तो 100% श्योर हूँ कि रहेगा। बाकी अब आप लोग एक बार उस समय भी मुझको जांच कर लीजिएगा कि मैं कहाँ तक सही बोला था। तो मेरे हिसाब से रहेगा निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं जैसे संकुल संसाधन केंद्र जिसको CRC कहते हैं, फिर प्रखंड संसाधन केंद्र जिसको BRC कहते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जिसको PTEC कहते हैं। तो इस पर भी प्रश्न और इसकी समझ आपसे पूछी जा सकती है। राज्य स्तरीय संस्थाएं कुछ होती हैं जैसे कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद जिसको SCERT कहते हैं। तो यह होगा, जैसे इसके पहले जो बताए थे वे सब निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं थी। फिर से समझिएगा, निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं में आपको CRC, BRC, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय PTEC, इन सब के बारे में पूछेगा। लेकिन फिर जब राज्य स्तरीय से क्वेश्चन उठाएगा तो राज्य स्तरीय संस्थाएं में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEPC, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड BSEB, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड BSSB, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड BSMEB, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड BBOSE, इसके बारे में प्रश्न, इसके बारे में जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इनकी आपको खास तैयारी कर लेना होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर की कुछ संस्थाएं होती हैं। अभी तक हम लोग राज्य स्तर की बात कर रहे थे, अब राष्ट्रीय स्तर पे आइए। राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान NIEPA, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। तो इनसे भी प्रश्न रहेंगे, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। BPSC एग्जाम ले रहा है, इनसे प्रश्न जरूर रखेगा। अब यूनिट फिर आगे बढ़ेगा क्योंकि नया तरह का क्वेश्चन रहेगा और वह यूनिट हो जाएगा, अगर क्रम से हम लोग 6 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं तो 7 यूनिट में हम लोग जाएंगे। यूनिट हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम ऐसे ही यूनिट वाइज आए, लेकिन चीज़ें यहीं रहेंगी। तो अगर यूनिट 7 में हम प्रवेश कर रहे हैं तो वह है भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप,
यानी हाशिए का समाज, जेंडर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं दिव्यांगजन। यानी कि जो हमारा समाज जो है, समाज के कुछ लोग जो हैं बिल्कुल अंतिम पायदान पे हैं, अंतिम किनारे पे हैं, तो उनको हाशियाकृत कहते हैं। तो उन हाशियाकृत जो लोग हैं, तो भारतीय समाज में समावेशन उनका कैसे होगा, उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, इस पर प्रश्न रहेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, तो और बहुत बड़ा, जहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़ा भूभाग है, तो यहाँ पे हाशियाकृत पे क्वेश्चन रहना लाजमी है। इसमें जेंडर विशेष और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन, इन सबको भी रखा जाएगा। कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ रहेंगे। यानी कक्षाओं में विविधता, हमारी कक्षा में एक तरह के बच्चे नहीं होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो उन विविधता को समझना और अपनी शिक्षा नीति तैयार करना, यह सब क्वेश्चन में रहेगा। समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया, यानी कि जो सामान्य बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों को भी जो पढ़ाने की बात है, सीधा तौर पे कहें तो सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी जब एक साथ एक समय तालिका से एक छत के नीचे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ विशेष सुविधा देकर पढ़ाने की बात की जाती है, तो वहीं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो उसमें हम कैसे असेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो दोनों बच्चे रहेंगे, सामान्य बच्चे भी रहेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे रहेंगे, तो उसके कुछ हैं उससे संबंधित ट्रिक तो आपको बताए जाएंगे एग्जाम में, और उस पर भी प्रश्न रहेगा। शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, कक्षाएं, प्रक्रियाओं, विद्यार्थी शिक्षक यानी स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन पे क्वेश्चन जरूर रहेगा कि शिक्षक छात्र के बीच जो संवाद है, और एक कैसे शिक्षक छात्रों के लिए एक सुविधादाता होता है, सहयोगी होता है, मार्गदर्शक के रूप में होता है, इसके फोल्डिंग के रूप में होता है, इस पे प्रश्न रहेंगे। शिक्षकों की अस्मिता, समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना। देखिए प्रश्न आता है कि अच्छा शिक्षक, तो अच्छा शिक्षक किसको कहते हैं, कौन अच्छा शिक्षक है, तो इस पर प्रश्न रहेगा। तो एक अच्छे शिक्षक की विशेषता को बढ़िया से समझ लीजिएगा। और एक अच्छा शिक्षक जो है वह, उसके कई सारे गुण होते हैं, और बहुत सारे उसके मानसिक गुण, शारीरिक गुण, उसके व्यक्तित्व के पूरे गुण, उसके पढ़ाने के तौर तरीके, बहुत सारी चीज़ उसमें आएंगे, उसको पार्ट वाइज करके बताया जाएगा, और वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। और वह शिक्षक कैसे छात्रों से जुड़ पा रहा है, छात्रों के लिए कैसे वह मार्गदर्शक के रूप में रह रहा है, कैसे सहयोगी के रूप में रह रहा है, कैसे मित्र के रूप में रह रहा है, इस पर भी प्रश्न रहेगा। और अंतिम यूनिट, अगर 8वीं यूनिट की बात की जाए, तो वह रहने वाली है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 क्वेश्चन रहेगा। एनसीएफ 2005 आपको जैसे कि पता होगा कि रिवाइज भी हो गया है, और रिवाइज होके अब जो है उसका एक फाउंडेशनल स्टेज भी आ गया है, बाकी भी उसके आने वाले हैं। तो जैसे जैसे आएगा, अगर एग्जाम से पहले रिलीज होता है तो उसको हम खुद अपडेट कर देंगे आपके समक्ष। तो एनसीएफ 2005 जो बना है पहले से, और जो रिवाइज हो रहा है, जो उसके फाउंडेशनल स्टेज आ चुके हैं, उन सबको देख के जाना होगा, उस सब पे क्वेश्चन रहेगा। फिर चूंकि एनसीएफ 2005 केंद्र सरकार द्वारा एनसीईआरटी द्वारा बनाई जाती है, और प्रत्येक राज्य को उसको मॉडल मान के अपने राज्य स्तर पे राज्य पाठ्यचर्या बनाने के लिए कही जाती है। और इस क्षेत्र में हमारा बिहार राज्य जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। 2008 में ही बिहार ने एससीईआरटी के माध्यम से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के तहत अपना बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है, यानी बीसीएफ 2008 बना है। संयोग से उसमें कार्य करने का मौका मुझे भी मिला था, मैंने भी अपना सेवादान उसमें दिया है और उसमें कार्य किया है। तो बीसीएफ 2008 बनाने में मैं भी अपना योगदान दिया हूँ एससीईआरटी में, उस समय मैं जाके और अपना जो भी योगदान था दिया था। तो उस बीसीएफ 2008 यानी बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 से भी क्वेश्चन खूब रहेंगे। इसके संदर्भ में पर्यावरण 2008 के यानी बीसीएफ 2008 के विशेष संदर्भ में विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान, शिक्षण शास्त्र की समझ रहेगी। देखिए सब्जेक्ट भी जो इस बार एग्जाम बीपीएससी लेगा, यह एग्जाम अगर इसमें विज्ञान या सामाजिक विज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यह नहीं कि बीपीएससी का एग्जाम है तो सीधे आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा, नहीं, बिहार के संदर्भ में आपको सब चीज़ पढ़ना है। अगर बिहार में जिस पुस्तक को बिहार के एससीईआरटी बीसीएफ के अकॉर्डिंग बनाया है, तो आपको उसको ध्यान में देखना है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी कि आपको एनसीएफ के साथ बीसीएफ की समझ होनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ एससीईआरटी के पुस्तकों का भी अध्ययन करना है आपको। शिक्षण अधिगम में
ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों के महत्व पर क्वेश्चन रहेगा और सीखने की योजना एवं विद्यालय के अन्य कार्य के साथ आईसीटी से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने चीज़ तो मेरे हिसाब से पेडागोजी में पूछने वाले हैं और ये अच्छा खासा सिलेबस है, बिना इसको बढ़िया से पढ़े आप अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। अब आते हैं 75 अंक जो सामान्य अध्ययन से रहेगा, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज़्यादा उहापोह की स्थिति बनी है कि भाई ये 75 नंबर जो सामान्य अध्ययन के रहेंगे तो क्या जो ट्रेडिशनल बीपीएससी के एग्जाम होते थे बिहार प्रशासनिक सेवा वहीं रहेंगे कि क्या रहेंगे। तो देखिए वहीं नहीं रहने वाले हैं, यहाँ पे शिक्षक की परीक्षा हो रही है तो शिक्षक की जो एग्ज़ाम होती है उसी के नेचर से रहेगा। चूँकि चैप्टर सामान्य अध्ययन के रहेंगे जरूर, लेकिन उनके कठिनता स्तर और उनके जो परिप्रेक्ष्य रहेंगे वे शिक्षा से संदर्भित रहेंगे और बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, मैंने जो अनुमानित अपना जो मेरा अभी तक का अनुभव है बीपीएससी के माध्यम से और भी शिक्षक की जो तैयारी अभी तक हुई है, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक या अन्य एग्जाम जिसको मैं बड़े गहन अध्ययन मैंने किया और उसके आधार पे मैंने जो समझा है, तो यह हो सकता है कि इस विषय में ज्ञान विज्ञान के कुछ उससे संबंधित प्रश्न होंगे। जो सबसे पहले सामान्य विज्ञान से की हम बात करते हैं तो जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे जो आराम से आपको एनसीईआरटी भी अगर पढ़ते हैं तो आप मुझको लगता है 5 से लेकर 10 तक की अगर बुक पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, और बिहार में भी जो एससीईआरटी में विज्ञान की किताब चलती है वह जो एनसीईआरटी वाली बुक है वो सेम होती है। तो उसको या तो आप एससीईआरटी की बुक पढ़ें बिहार वाली, बिहार की सरकारी बुक, या एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। तो वह क्लास 5 से लेकर 10 तक यदि पढ़ लेते हैं तो सामान्य विज्ञान काफ़ी है, उससे कम ही आएगा, उससे ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। उसके बाद अब आ जाइए सामान्य अध्ययन में और क्या रहेगा, तो वह रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो यहाँ पे चूंकि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो बीपीएससी यहाँ अपना जो है असर दिखाएगा, क्योंकि यही चीज़ जो है सीटेट बीटेट एस्टेट में नहीं होते थे, जो यहाँ पे नए चीज़ रहने वाले हैं। तो इसको आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि पिछले 6 महीने की भी घटनाओं को आप ढंग से देख लेते हैं, सनसनी निगाहों से उसको देख लेते हैं तो ये तैयार हो जाएगा। और मेरे संपर्क में रहेंगे तो इसको हम बेहतर तरीके से तैयार करा भी देंगे। मेरे पास एक्सपर्ट टीम है, उनके माध्यम से हम लोग तैयार करा देंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, देखिए मैं बोल ही रहा था कि आपको बिहार के संदर्भ में चीज़ें रहेंगी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, लेकिन इसमें मुख्य रूप से बिहार का क्या योगदान है इसी पे प्रश्न रहेंगे। भूगोल रहेंगे, तो भूगोल जो सामान्य ज्योग्राफी होते हैं उतने भूगोल आपके लिए काफ़ी है। एनसीईआरटी की किताब 6, 7, 8 भी पढ़ लेते हैं तो भूगोल का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनको आप पढ़ लेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था भी आपका तैयार हो जाएगा। अब फिर इसमें नाम है सामान्य अध्ययन, लेकिन इसमें जुड़ने जा रहा है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता। यानी कि सामान्य अध्ययन में आप ये नहीं समझिए कि सोशल साइंस और साइंस के ही क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको जो प्राइमरी और एलिमेंट्री मैथ हैं वे रहने वाले हैं और कुछ रीजनिंग रहने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के आप समझिए कि 1 से लेकर 10 तक का मैथ आप तैयारी कर लेना होगा, और आपको रीजनिंग की जो बेसिक चैप्टर्स हैं 16-17 चैप्टर्स रीजनिंग के जो बेसिक होते हैं। तो अभी हाल ही में हम लोग स्टेट पढ़ाए थे तो उसमें रीजनिंग होता है, तो स्टेट में रीजनिंग वाले टीचर को रख के हम लोगों ने स्टेट में रीजनिंग पढ़वाया था। तो उसके बेसिक चैप्टर जो 16-17 चैप्टर हैं उतने भी आप रीजनिंग में पढ़ लेते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। अब ये जो यहीं आपके रहने वाले हैं, अब एक बार फिर से हम दोहरा दें कि सामान्य अध्ययन यानी 75 नंबर में आपके क्या रहने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। सामान्य विज्ञान रहेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं रहेंगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान रहेगा, भूगोल रहेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगा, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता यानी कि प्राइमरी और एलिमेंट्री मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। अब ये जो उपर्युक्त विषय जो हम बोले हैं तो इनका थोड़ा बहुत विवरण हम दे रहे हैं। जैसे सामान्य विज्ञान जो हम बोल दिए, तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ विज्ञान ऐसा पूछा जाएगा कि आपको मेडिकल साइंस का विज्ञान पूछेगा और आईआईटी का फिजिक्स पूछने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो सामान्य बातें हैं क्लास 1 से 10 तक की विज्ञान हमारे पढ़ाई जाती है, तो उतने ही विज्ञान जो हर शिक्षित व्यक्ति जितना जान सकता है उतने विज्ञान रहेंगे। तो उसमें 1 से लेकर 10 तक विज्ञान की किताब यदि पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है।
अब आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हम बोले थे, फिर से उसको हम एक बार डील कर दें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है तो उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका ज़्यादा फोकस जो बिहार से रिलेटेड चीज़ है उस पर रहेगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के फलस्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर से एक बार इसको हम बोल दें कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाएगी कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर जो प्रश्न पूछे जाएं उसको आराम से बता दें। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर सिर्फ बिहार की भूमिका को भी आप ढूंढ के छांट के पढ़ ले रहे हैं तो इसमें का क्वेश्चन आपका सब बन जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल रहेगा। जैसे कि हमने भूगोल बोल दिया तो भूगोल बोल दिया। भूगोल विषय जो है आप मैं बता रहा हूँ कि 6 से लेकर 10 तक भी पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा। तो उसमें भारत का भूगोल साथ साथ में बिहार के भौगोलिक परिदृश्य को भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि बिहार के मैप को बढ़िया से देख लीजिएगा कि कौन से ज़िले किस ज़िले के टच में हैं, कहाँ क्या नदियाँ आसपास आ रही हैं, कौन से क्षेत्र उसके समीप पड़ती हैं। या भारत के मैप से यदि पूछ रहा है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पूछेगा, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पूछेगा। जैसे सीटेट में पूछता है कि सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ भारत के किस दिशा में अवस्थित है, तो जो एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 में ही है कि उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो मैप को भी समझना बड़ा इसमें मुख्य है और उसको बढ़िया से समझा दिया जाएगा आपको। भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से प्रश्न रहेंगे। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं भी इसमें सम्मिलित रहेंगी। जो भूगोल में कुछ क्वेश्चन भारतीय कृषि से और प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषता क्या क्या है वो सभी प्रश्न में रहेंगे भूगोल के अंतर्गत। फिर अब राज्य व्यवस्था में क्या रहेगा, क्योंकि हमने तो सीधा बोल दिया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विकास योजना, ये सब सम्मिलित रहेगा। इसको विशेष रूप से फोकस करके पढ़िएगा। निश्चित रूप से आपके प्रश्न यहाँ से रहेंगे। मैं सिलेबस आने से पहले आपको बोल रहा हूँ, मेरा बात ध्यान में रखिएगा। जब प्रश्न आएगा मेरी इस वीडियो को आप मिला लीजिएगा उस समय कि भारत की अगर राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन रहेगा तो भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विकास योजना सम्मिलित होंगे। इन सबको जरूर रखेगा। और फिर जो गणित और रीजनिंग की हम बात किए थे जीएस में, तो वह है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच। वो सामान्य प्रश्न रहेंगे, यानी कि जनरल मैथ और रीजनिंग, ये आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस तरह से 150 नंबर का ये पेपर मेरे हिसाब से रहना चाहिए। अगर 150 नंबर का पेपर रहेगा तो इस तरह से रहेगा जैसे मैं अभी बताया हूँ। अगर यह 150 के बजाय 100 नंबर का पेपर रहा तो यही चीज़ फिर दूसरे रूप में बांट दिए जाएंगे। देखिए क्या होने वाला है, क्या एग्जैक्ट सिलेबस आने वाला है, तो अभी तो कोई भी इसके बारे में नहीं कह सकता है। कोई भी अनुमान पे ही बता सकता है। मैंने भी अनुमान पे ही बताया है। बीपीएससी में अभी सिलेबस पे काम हो रहा है, सिलेबस बन रही है। हम लोग चूँकि अनुमान इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी ने इसके पहले जो शिक्षक एग्जाम लिए हैं उसको हम लोगों ने पढ़ाया है और पढ़ाने का एक अनुभव है, उस आधार पे हमने बताया। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 9 महीने 10 महीने के आसपास या 1 वर्ष हुए होंगे जब प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का निकला था। बीपीएससी ने ही निकाला था और प्रधान अध्यापक का एग्ज़ाम भी हुआ, तो उसमें ये सब सिलेबस में थे। उसी के आधार पे मैं मानता हूँ कि जो है शिक्षक की परीक्षा अगर बीपीएससी लेता है तो इन सब चीज़ों को रखेगा। और इसमें पेपर वाइज होगा। पेपर वाइज जैसे कि प्राथमिक स्तर के जो हैं क्लास 1 से 5, तो जो लोग सीटेट या बीटेट पेपर 1 पास हैं वे बीपीएससी शिक्षक बहाली जो सीटेट बीटेट पेपर 1 पास है वे 1 से 5 के लिए देंगे। फिर दूसरी एग्जाम इसमें होगी, जो लोग सीटेट या बीटेट पेपर 2 पास होंगे तो वे देंगे क्लास 6 से 8 के लिए। और इसमें तीसरी परीक्षा होगी जो एस्टेट पेपर 1, बिहार में ही एस्टेट होता है, सीटेट में तो आपको माध्यमिक का कोई अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो उस परिस्थिति में बिहार में जो 2011-12 में पहली बार हुआ था बीटेट और एस्टेट, तो उस समय के एस्टेट वाले जो भी है भाग लेंगे। और जो वर्तमान में 2019 में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें वाले लोग भाग लेंगे। तो इसमें जो एस्टेट पेपर 1 पास किया है वह 9-10 के लिए बैठेगा।
और फिर स्टेट पेपर 2, जिन विषय के लिए स्टेट पेपर 2 हुआ है उच्च माध्यमिक के लिए, वे 11-12 के लिए बीपीएससी शिक्षक बहाली में बैठेंगे। तो 4 पेपर में आपके बीपीएससी शिक्षक बहाली के एग्जाम होंगे। जो पहला पेपर 1 to 5 में होगा, दूसरा 6 to 8 के लिए होगा, फिर जो तीसरा पेपर जो स्टेट पेपर 1 हो जाएगा वो 9-10 के लिए होगा, और चौथा पेपर जो स्टेट पेपर 2 हो जाएगा वो 11-12 के लिए होगा। तो इस रूप में इसको तैयारी करनी है। और एक और बात, मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं स्टूडेंट को कैसे समझाऊं, और चूँकि मुझे कुछ कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था या मैं आपके सामने नहीं आ रहा था, तो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जो इस एग्ज़ाम को, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली की एग्ज़ाम है, तो 3 बार ही दिया जा सकता है। तो देखिए, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि 3 बार की बात जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए नहीं कही गई है। ये जो नियोजित शिक्षक हैं, जो वर्तमान में इन सर्विस से नौकरी कर रहे हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा लेना है, वेतनमान पाना है, तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए उनको 3 अवसर दिए जाएंगे। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कि कोई चांस वाली बात नहीं है। तो शायद यही बात होगी भी, बाद में आपको क्लियर कट आपको समझाया जाएगा। क्योंकि कोई फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जब आपको पात्रता परीक्षा टेट, बीटेट, एस्टेट या सीटेट पास करने का कोई चांस निर्धारित नहीं है, तो फिर वे फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बीपीएससी शिक्षक बहाली में चांस कैसे निर्धारित कर सकता है? तो समझने वाली बात है। ये तो उनके लिए जो इन सर्विस हैं, और वे 3 बार उनको चांस दिया गया है कि 3 बार में भाई, 3 बार में भी आप पास करके यदि राज्यकर्मी का दर्जा ले लेते हैं, इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, तो आपको हम राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, वेतनमान दे देंगे, आपको सारी सुविधाएं दे देंगे। उनके लिए है, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब बात रही नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिए इसमें हम नहीं खुल के कह सकते। नेगेटिव मार्किंग रह भी सकता है इस एग्जाम में, और नहीं भी रह सकता है। रह जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, कोई भी आदमी कायदे कानून से किसी काम को करे तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है। आप दिग्भ्रमित होकर कोई काम करेंगे, बहुत सारे लोग अभी आएंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर जिसका इस क्षेत्र में अनुभव नहीं है और वह कुछ बताता है, तो हो सकता है कि आप दिग्भ्रमित हो जाए। और चूंकि हम लोग अब जब से पढ़ा रहे हैं, 2011 से पढ़ा रहे हैं, तो हम शिक्षक की ही तैयारी कराते हैं, किसी अन्य चीज़ की नहीं। हम दरोगा की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी या अन्य चीज़ की तैयारी हम नहीं कराते हैं। तो मेरी विशेषज्ञता इसी क्षेत्र में है। हम जब से 2011 से टीईटी आया और सीटेट को पढ़ाएं, और उसके बाद बिहार में बीटेट हुआ, एस्टेट हुआ, और लगातार सीटेट हो रहा है, और बिहार में फिर 2017 में बीटेट हुआ, फिर बिहार में 2019 में एस्टेट हुआ, सभी एग्जाम को पढ़ाते आए हैं। तो एक हमारी एक अपनी समझ है, और उस समझ के आधार पे हम आपको सही दिशा में गाइड कर रहे हैं। क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास इस समस्या को लेके आ रहे हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ आपको, तो लर्निंग चैप्टर में हम पढ़ाते भी हैं स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। जब तक समस्याएं नहीं आएंगी उद्दीपन के रूप में, तब तक आप रिस्पांस नहीं करेंगे और आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो यह एक समस्या है, जरूर है, लेकिन इस पर आप एक अच्छा रिस्पांस करेंगे तो आपकी लर्निंग होगी, सही दिशा में आप कार्य करेंगे तो आपकी सीख होगी, और आप इस एग्जाम को, इस समस्या का समाधान करेंगे, और आपका एग्जाम क्रैक होगा, और आप एग्जाम आसानी से निकाल लेंगे। इसमें जो यथासंभव मेरे से मदद होगी हम करेंगे। हम इसके लिए चूँकि कोचिंग सेंटर पहले से ही चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि यह एग्ज़ाम आया है सामने, तो मैं इसको पढ़ाऊँ। और मैं अकेले नहीं, मेरे साथ 5 अन्य टीचर भी हैं, और हम लोग 6 लोग का एक टीम है। मैं और मेरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम है, जिन लोगों ने मिल के हम लोगों ने इसके लिए कोर्स बनाया है, और इसमें हम इसका नाम दिए हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली। और इसमें पेपर 1 जो है 1 to 5 क्लास के लिए, फिर एक 6 to 8 क्लास के लिए, फिर 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, यानी 4 कोर्स हमने बनाया है। और उसका जो न्यूनतम फी है, जो लागत मूल्य है, हमने रखा है, और उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। जो स्टूडेंट चाहें तो कोचिंग में आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ही पढ़ के जो सीटेट, बीटेट और एस्टेट पास करके अभी बिहार में शिक्षक हैं, वे इन सर्विस हैं, तो वे तो क्लास करने ऑफलाइन आएंगे नहीं, तो उनके रिक्वेस्ट पे हमने ऑनलाइन बैच बनाया है। तो वे लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, या अन्य स्टूडेंट भी जो क्लास अभी वर्तमान में नहीं आके कर सकते, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सेम फी है, सेम पढ़ाई है, उसी को लाइव कर दिया जाएगा। तो मैं अपने क्षमता पर प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे कोचिंग का सुमित ओझा स्टडी सेंटर का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। बिहार में सबसे अधिक शिक्षक जो बनाने का कार्य हुआ है वो मेरे कोचिंग संस्थान से हुआ है, मेरे पढ़ाने से हुआ है। तो इस चीज़ को हम आगे भी इसको जारी रखेंगे। सफलता की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ेगी, और आप सभी सफल होंगे।
तो हौसला रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए, घबराने से कुछ नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये कयास लोग लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगी, नियमावली वापस ले ली जाएगी, बहुत तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये टलने वाली चीज़ नहीं है। और यह नियमावली जो आ गई है रहेगी और एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम की तैयारी अगर अभी से आप नहीं शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी विज्ञप्ति आ जाएगी, और विज्ञप्ति आने के बाद बहुत कम समय में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और जितना सिलेबस हम आपको बोले हैं लगभग उतना सिलेबस रहने भी वाला है, तो उस समय आप बहुत कम समय में पढ़ नहीं पाएंगे। तो होशियारी इसी में है कि इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। जहाँ तक मेरा सहयोग होगा मैं करूँगा। मैं जैसे कि बताया हूँ कि कोचिंग क्लासेज में कोर्स बना के एडमिशन लेके मैं भी पढ़ाऊँगा, और साथ में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक इसी काम के लिए एक नया हम अपना यूट्यूब चैनल बना लें, और जिस पे हम रोज़ कम से कम 1 घंटा लाइव भी रहें, और इस पे आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम आपका करते रहें, और आपको बेहतर तैयारी में आपका हम सहयोग करें। आशा करता हूँ कि मेरा यह बातचीत आपसे जो हुआ आपको अभी से तैयारी करने के लिए प्रेरित करेगा, और सही दिशा में तैयारी करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।